Once again, welcome back to our channel Geography by Rohtas sir. Today's topic is Agricultural Location Theory. ये कई बार बीएससी, बीए और एमएससी लेवल के ऊपर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरीज है। वैगनर ने वॉन थ्यूनेन ने इस थ्योरी को दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस थ्योरी की कि क्या ये थ्योरीज है, ये लोकेशनल जो एक्टिविटीज़ है उसके आधार पर ये सिद्धांत दिया गया है। एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी बाय वॉन थ्यूनेन। ये वॉन थ्यूनेन आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉन थ्यूनेन इन्होंने अपना जो एग्रीकल्चर सिद्धांत दिया था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है ये एग्रीकल्चर सिद्धांत और किस प्रकार से वर्क करता है। वॉन थ्यूनेन एग्रीकल्चर मॉडल। जो वॉन थ्यूनेन थे उन्होंने कृषि भूमि उपयोग का जो वॉन थ्यूनेन जो मॉडल है वो 1826 के अंदर दिया गया था भाई, जिसे शुरू में यूरोप और अन्य जगहों पर पाए जाने वाले प्रमुख औद्योगिकरण से पहले विकसित किया गया था। एग्रीकल्चर लैंड यूज वर क्रिएटेड इन 1826 which was initially developed prior to the major industrialization found in Europe and elsewhere। यानी कि औद्योगिकरण से पहले का ये सिद्धांत है। जॉन हेनरिच वॉन थ्यूनेन, इनका जो पूरा नाम था जॉन हेनरिच वॉन थ्यूनेन, 24 जून 1783 से लेकर 22 सितंबर 1850 वाज ए फार्मर। ये किसान था, लैंड ओनर था, जमींदार था, एंड इकोनॉमिक हु क्रिएटेड परहैप्स द फर्स्ट नॉन स्पेशल इकोनॉमिक मॉडल ऑन लैंड रेंट। यानी कि भूमि का जो किराया है, भूमि के किराए के आधार पर इसका शायद ये जो सिद्धांत है वो पहला सिद्धांत है हमारे धरातल के ऊपर जो लैंड और उसके रेंट से संबंधित है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कि कहाँ से इसने शुरुआत किया, किस प्रकार के एजम्पशन से इसने उन अवधारणाओं को माना। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक जो है लैंड प्राप्त किया, यानी कि भूमि ली, और उसके ऊपर कई सालों तक उसकी ऑब्जर्वेशन की, उसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की, और उसी के आधार पर उसने अपना ये जो मॉडल दिया था। उसने कुछ ये अपना जो मॉडल देने से पहले कुछ अजम्पशंस यानी कि अवधारणाएं मानी गई है। वो अजम्पशंस क्या है, सबसे पहले इसने बताया था आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब होता है एकाकी प्रदेश या पृथक राज्य जिसका जो धरातल जलवायु है वो सब कुछ समान होती है। मतलब इस प्रकार का एक लैंड पार्ट जिसकी क्लाइमेटिक कंडीशन और फिजिकल जो फीचर्स है दे ऑल आर इक्वल्स, जो समान होती है। इसके बाद में उसने बताया कि एक मार्केट सेंटर, यानी कि जो उस एरिया के अंदर कोई एक मार्केट सेंटर डेवलप हो जाता है, ठीक है, और वो उसके आसपास के एरिया के अंदर जो है जितना भी जो लैंड है या उसके ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो उससे सेवाएं उनको देता है। यानी कि जो भी किसान इन अलग अलग रिंग्स के अपनी फसलों को बोएगा वो उस मार्केट सेंटर में अपनी फसलों को बेचेगा और अधिकतम लाभ लेगा। यूनिफॉर्म नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि समान प्राकृतिक वातावरण। उसने ये भी माना था कि वो जो प्रदेश होगा उसकी जो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो उनका जो प्राकृतिक वातावरण है वो समान होगा। यानी कि वहाँ की मिट्टी एक समान होगी, वहाँ का धरातल एक समान होगा, वहाँ की जलवायु एक समान होगी, वहाँ का रेनफॉल एक समान होगा। द मैक्सिमम प्रॉफिट इज द सोल मोटिव ऑफ द फार्मर, यानी कि अधिकतम लाभ किसान का एकमात्र मकसद। कहने का मतलब है कि उसके अंदर के यानी कि जो मार्केट सेंटर है उसके चारों ओर जितनी भी एक्टिविटी होगी वो किसान उनको सेल करके बेच के जो है इस मार्केट सेंटर में सेल करेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेगा। तो किसान का जो एकमात्र उद्देश्य है वो होगा अधिकतम लाभ प्राप्त करना। ओनली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन का केवल एक ही साधन। क्योंकि जब वॉन थ्यूनेन ने अपना जो मॉडल दिया था वो लगभग 1826 के अंदर, तो उस समय सिर्फ घोड़ा गाड़ी या बैल इस प्रकार के ही साधन जो है ट्रांसपोर्ट के साधन चलते थे, आज के आधुनिक साधन नहीं थे। तो उन्होंने क्या माना कि
जो भी किसान है वो अपनी फसल को लेकर है वो सिर्फ एक ही प्रकार के परिवहन साधन का यूज करेगा। प्रोपोर्शनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यानी कि अनुपातिक परिवहन लागत, तट की जगह यहाँ पर ये लागत है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगा। यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और जो डिस्टेंस के बीच में, यदि मान लीजिए हम ये कोई मार्केट सेंटर है, मार्केट सेंटर से जो डिस्टेंस बढ़ेगा इस प्रकार से, तो उसकी जो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये इसके अंदर प्रोपोर्शनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का नियम इस पे लागू होता है। तो these are the few assumptions on which the von Thunen have created or established their agricultural locational theories। अब इन मान्यताओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ assumptions यानी कि जो मान्यताएं हैं अभी जो हमने डिस्कस की है, उन मान्यताओं के आधार पर उन्होंने ये बताया था कि एकाकी प्रदेश के केंद्र में एक नगर का विकास होगा। यानी कि जो एक आइसोलेटेड स्टेट है उसके बीच में एक सेंटर, एक जो अर्बन सेंटर का विकास होगा, और जिसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के भूमि खंड अलग अलग सह केंद्रित वृत्त खंडों के रूप में होंगे। मान लीजिए ये कोई मार्केट सेंटर बन गया और इसके चारों ओर फिर जो है एक अलग अलग भूमि के केंद्र बनेंगे, अलग अलग इसके रिंग्स बनेंगे इस प्रकार से, और हर एक रिंग्स के अंदर अलग अलग प्रकार की फसलों को बोया जाएगा, और जो फसल सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट देगी वो उसको मतलब उस मार्केट सेंटर के अंदर बोया जाएगा या उसको मतलब वहाँ पर लागू किया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव assumption इट इज एज्यूम दैट ए सिटी विल डेवलप इन द सेंटर ऑफ द आइसोलेटेड रीजन। उस रीजन के अंदर एक सिटी का जो डेवलप्ड हो जाएगा, अराउंड विच और उसके चारों ओर द लैंड यूज द वेरियस एक्सपेंशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर। वेरिएबल्स, वो कहता है कि जो चर है इसके अंदर, वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पर है चर, यानी कि अलग अलग जो हम जो भूमि का उपयोग करेंगे उसके अंदर ये कहता है कि किसी फसल विशेष की केंद्रीय बाजार में अधिकतम दूरी, उस फसल के विक्रय मूल्य, उत्पादन की लागत और परिवहन की लागत, इन तीन जो चर है या इनके ऊपर निर्भर करेगा, और किसी भी किसान का लाभ इन तीन चरों के संबंधों पर निर्भर करेगा। इसका मतलब है कि जो कोई भी एक जो रिंग्स होगी इस सेंटर के चारों ओर, कोई भी जो रिंग होगी उसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो लिमिट होगी, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट का मतलब है कि ये जो नगर से कितनी दूर तक उन फसलों का उत्पादन करें कि किसानों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले उस एक फसल से। यदि उससे बेनिफिट कम होता है और उससे अगली फसल से बेनिफिट ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार से हर एक रिंग जो डिसाइड होगी। The maximum distance of a particular crops in a central market will depend on the selling value। यानी कि कितनी उस मार्केट वैल्यू के अंदर उसकी जो है विक्रय है, मतलब उसकी सेलिंग वैल्यू क्या है उस क्रॉप्स की, उसके ऊपर कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है और कितना उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा है। इन बातों के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो कितनी दूरी तक कोई भी जो फसल है वो उस पर बोई जा सके या उगाई जा सके। तो इन वेरिएबल्स की बात करें तो ये वेरिएबल्स जो वॉन थ्योरम जो बताए हैं इसमें ये इन्होंने एक फार्मूला बताया है P माइनस वी और ई टी, यानी कि ये है P माइनस वी और ब्रैकेट में हम लेते हैं इसमें E और T। ये तो यहाँ मतलब इसका मतलब P का मतलब प्रॉफिट ऑफ फार्मर। फार्मर को प्रॉफिट कब होगा? जब वो फसल को बेचेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी, मान लीजिए कोई भी जो फसल है उसकी जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर फिक्स है, वो उसको सेल करेगा। उसके बाद में उसके ऊपर कितना जो है प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है, उसको उत्पादन करने के लिए कितना उसके ऊपर पैसा लगा है वो माइनस होगा, और उसके साथ साथ में वो मार्केट तक उसको जब लेकर आएगा तो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या रहेगी उसको माइनस, यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और प्रोडक्शन ये जब उसमें से माइनस होगा और उसकी जो कितनी वैल्यू है मार्केट के अंदर उसकी पर क्विंटल के हिसाब से या पर केजी के हिसाब से, जब ये उसमें से माइनस होगा तब किसान को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि फसल की जो सेलिंग प्राइस है या उसकी मार्केट के अंदर कितनी है, कितना उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है, तभी जाकर उसकी जो हम प्रॉफिट को निकाल सकते हैं।
यहाँ हम इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ये जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट किस प्रकार से है। देखिए कि मार्केट वैल्यू फॉर सेलेक्टेड गुड, मार्केट के अंदर जो वैल्यू है कुछ हमने चुनी हुई जो गुड्स यानी कि चीज़ें हैं उसको लिया है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट, यानी कि जैसे जैसे मार्केट से डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट किसान को होगा। तो इस टेबल के आधार पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि उस टाइम में जो वुड यानी कि जो लकड़ी है उसकी डिमांड काफ़ी होती थी और जो ग्रेन है उसके बाद में आती थी, क्योंकि इसने अपना जो सिद्धांत दिया था वो टेम्परेट रीजन के अंदर है और वहाँ पर ठंड काफ़ी पड़ती है, और उसी को आधार मानकर उसने सबसे पहले जो रिंग्स है उसके अंदर लकड़ी को उत्पादन करने की इसने सलाह दी थी ताकि किसानों को मैक्सिमम प्रॉफिट इसका मिल सके। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यह है डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट, यानी कि मार्केट से कितनी दूरी, ये है हाफ किलोमीटर, किलोमीटर के अंदर ये 1 किलोमीटर, फिर 1.5 टू 2.5 3, इस प्रकार से ये किलोमीटर के अंदर दूरी दी गई है यहाँ पर। ये इसके अंदर है मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस का मतलब है वुड की जो है पर क्विंटल के हिसाब से जो है मार्केट प्राइस जो है वो फिक्स है, जैसे कि 200 है, ठीक है, क्योंकि ये तो मार्केट प्राइस है, ये तो फिक्स रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो भी फिक्स ही है इसके अंदर, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट एक क्विंटल को या एक टन को जितना हम उस पर लगाएंगे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में, उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो सेम रहती है। इसके बाद में बात करते हैं मेन हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यदि ये कहता है कि आधा किलोमीटर यानी कि हाफ किलोमीटर तक यदि हम उस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं यानी कि वुड का, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है हमारे 10, तो तब हमारे क्या होगा, इसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हम माइनस करेंगे कि इसमें से मार्केट जो प्राइस है उससे, यानी कि 150 माइनस हो गया तो हमारे पास क्या हुआ, 50 का प्रॉफिट हुआ, 50 का। इसी प्रकार से यदि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को हम 1 किलोमीटर तक जाते हैं तो यहाँ पर सॉरी डिस्टेंस को 1 किलोमीटर तक ले जाते हैं तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है 20 हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर 40 का जो है प्रॉफिट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी हमारा जो प्रॉफिट है कम होता जाएगा, और यदि लकड़ी का उत्पादन है यदि हम 3 किलोमीटर पर करते हैं, यानी कि जो किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस जो दिया गया है 3 किलोमीटर के बाद यदि लकड़ी का उत्पादन करते हैं तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी आ जाती है कि उससे हमारा जो बेनिफिट है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो वो कहता है कि किसी भी चीज़ की या किसी भी मतलब वस्तु कमोडिटीज़ का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस उतनी होनी चाहिए जितना उस वहाँ पर हमें कम से कम कुछ मिनिमम जो है प्रॉफिट मिल सके। तो मिनिमम देखिए यहाँ पर 2.5 किलोमीटर जाने पर हमें 10 का जो प्रोडक्शन यानी कि प्रॉफिट मिल रहा है, और 3 किलोमीटर के बाद हमें प्रोडक्शन जो ये जो प्रॉफिट है वो जीरो यानी कि शून्य हो रहा है। तो इससे आगे लकड़ी का उत्पादन नहीं हो सकता। फिर इसी प्रकार से उसने जो ग्रेन फूड ग्रेन का एग्जांपल लिया है जिसमें मार्केट जो प्राइस है वो सेम है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी सेम रहेगी, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो सेम किलोमीटर के ऊपर यहाँ पर 3 रुपये है, सॉरी हाँ 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 27। यदि हम उसको 1 किलोमीटर लेकर जाते हैं तो 24, इसी प्रकार से हम 1.5 किलोमीटर तक ले जाते हैं 21। तो इस प्रकार से यदि हम और इसमें जाते हैं 4.5 किलोमीटर तक जाते हैं, 4.5 किलोमीटर, तो हमारे यहाँ पर 3 और 5 किलोमीटर के बाद हमारी ये हो जाएगी शून्य। तो हम कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर के बाद जो है ग्रेन का फूड ग्रेन का उत्पादन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी लग जाती है कि उसका जो हमारा जो प्रॉफिट है वो नील हो जाता है। तो इस प्रकार से दो रिंग्स यानी कि दो अलग अलग जो वृत्त बनेंगे या जो कंसेंट्रिक जोन बनेंगे वो डिपेंड करता है कि उनकी मार्केट वैल्यू, प्रोडक्शन वैल्यू, सेलिंग प्राइस क्या है, और उस बेनिफिट के आधार पर हम उसको डिसाइड करते हैं। तो इस टेबल के द्वारा हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि वुड का उत्पादन हम 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते और ग्रेन का उत्पादन हम 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा करते हैं तो इसके ऊपर हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब ये इक्वल होने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा शून्य। तो शून्य इसके अंदर आ जाता है। तो उस टेबल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय नगर से दूरी बढ़ने के साथ साथ अधिक लाभ देने वाले जो विकल्प है उनकी जो संख्या कम होती जाती है, और थुनेन महोदय ने इसके लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया।
Means it is clearly from the above description that as the distance from the central city increases, the number of options giving more benefits decreases. So Mr. Thunen proposed the following two rules. वो उन्होंने जो दो रूल बताए हैं वो क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो रूल है इसमें ये कहता है, रूल नंबर 1, the outer distance of each type of farm belt is determined by the declining profit due to the increase of transport cost. ये कहता है कि प्रत्येक प्रकार की जो कृषि पेटी की बाहरी दूरी, मान लीजिए ये हमारा एक केंद्रीय नगर है, ठीक है, और इसके यहाँ पर ये एक पेटी बन गई है, इसके बाद में हमारी ये दूसरी पेटी बनी हुई है, इस प्रकार से ये हमारी तीसरी पेटी, हर एक पेटी के अंदर अलग अलग चीज़ों का उत्पादन होता है। तो ये कहता है कि प्रत्येक प्रकार की कृषि की बाहरी पेटी, यानी कि यहाँ से इधर ये जो एक पेटी है इसकी बाहरी पेटी जो ये है ये आंतरिक रहेगी, ये बाहरी पेटी रहेगी, कि बाहरी जो पेटी है दूसरी परिवहन की लागत के कारण, यहाँ समझने की कोशिश करें कि प्रत्येक प्रकार की कृषि पेटी की बाहरी बाहरी मतलब आउटर जो इसकी जो लिमिट्स होती है परिवहन की लागत के कारण घटते हुए लाभ के द्वारा निर्धारित होती है। मतलब जैसे जैसे मतलब ये कहता है कि डिस्टेंस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, तो हमारा प्रोडक्शन क्या, प्रॉफिट क्या होगा, लाभ हमारा कम होता जाएगा, और उसी के आधार पर इसकी जो मैक्सिमम या जो आउटर जो लिमिट्स होती है वो डिसाइड होती है। दूसरा नियम इसने बताया था कि प्रत्येक प्रकार की कृषि पेटी की आंतरिक दूरी यानी कि इसका कितना हम इस केंद्रीय नगर से मतलब उसके पास में उन वस्तुओं का उत्पादन करें कि हमें मैक्सिमम लाभ मिले। तो यहाँ पर ये कहता है कि दूसरी कृषि में अधिकतम लाभ देने वाले विकल्प, मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें देते हैं, उनके द्वारा निर्धारित की जाती है। अर्थात जिस फसल से किसानों को अधिक लाभ होगा यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, उसी का उत्पादन आंतरिक क्षेत्र में किया जाएगा, नहीं यानी कि वो बाजार के पास में उसका प्रोडक्शन होगा। The internal distance of each type of agricultural belt is determined by the option that give maximum profit, यानी कि जो मैक्सिमम हमें प्रॉफिट देगा उन्हीं के द्वारा इसको डिसाइड किया जाएगा। That is the crops which will benefit the farmer more is produced in the internal area, जिस फसल से किसानों को ज़्यादा लाभ होगा उसका उत्पादन आंतरिक पेटी के अंदर किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रेंट फ्रॉम द सेंट्रल सिटी, ये यानी कि केंद्रीय नगर से जो लागत है या जो किराया है किस प्रकार से, अब ये है हमारा सेंट्रल प्लेस यानी कि एक केंद्रीय नगर है, केंद्रीय नगर यानी कि बाजार के अंदर है, और ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया है। अब ये कहता है कि यहाँ से इस दूरी के बीच में यानी कि ये जो है यहाँ पर डेयरी फार्मिंग, ये कहता है मतलब इसमें मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि डेयरी फार्मिंग की जो प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल होते हैं और उससे मैक्सिमम जो लाभ है वो उसके नियरेस्ट से ही मतलब यानी कि जो रेजिडेंशियल एरिया है, सेंट्रल जो प्लेस है उसके रेजिडेंशियल एरिया है, मार्केट सेंटर के आसपास ही होने चाहिए, ताकि ये पेरिशेबल यानी कि जल्द से जल्द खराब होने वाले जो आइटम है उनको हम यहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचा सके और उसको हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है वो डेयरी फार्मिंग की, ठीक है, इधर यहाँ से ये देखिए यहाँ मैक्सिमम लिमिट यहाँ तक है, इसके बाद में फिर ये वीट का आ जाता है, फिर ग्रेजिंग का आ जाता है। तो अलग अलग ये जो रिंग्स बनते हैं वो डिपेंड करता है कि उससे हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है उस चीज़ को मार्केट सेंटर के अंदर प्रोडक्शन करने से। यहाँ पर ये वॉन थुनेन का जो एग्रीकल्चर मॉडल है उसका डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वॉन थुनेन ने जो अजम्पशन मानी थी उसमें ये माना था उसने, ये मॉडिफाई है। ये कहता है कि इस एक केंद्रीय नगर हो, ये केंद्रीय नगर है, ठीक है, यहाँ इसके चारों ओर जो है एक सेंट्रल प्लेस है, इसके चारों ओर अलग अलग रिंग्स बनेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं ये पहला रिंग है, इसी के बाद ये दूसरा रिंग है, फिर ये तीसरा रिंग है, ठीक है, अलग अलग ये रिंग्स बने हुए हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों का उत्पादन होता है। अब ये कहता है बाद में फिर कहता है कि इसके अंदर कोई और नगर आ जाता है, सब सेंटर बन जाता है, तो ये जो रिंग्स है वो इसको हम क्रिटिसाइज के अंदर इसको देखेंगे। और कहता है कोई एक इसके अंदर नदी आ जाती है तो ज़रूरी नहीं है ये रिंग्स प्रॉपरली डेवलप्ड हो, नदी के साथ साथ में भी जा सकते हैं और एक अलग से मार्केट सेंटर आने पर भी क्या है उसके अंदर मॉडिफाई हो सकता है।
एग्रीकल्चर बेल्ट। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा केंद्रीय जो नगर है उसके चारों ओर कौन कौन सी एग्रीकल्चर बेल्ट का ओरिजिन होता है। तो सबसे पहले जो हमारी जो फर्स्ट बेल्ट है, यानी कि जो केंद्रीय बाजार है उसके चारों ओर जो पहली जो बेल्ट होगी उसके अंदर किस चीज़ का उत्पादन होगा। दिस बेल्ट इज़ वेरी क्लोज टू द सेंट्रल मार्केट, यानी कि ये हमारा जो केंद्रीय नगर है उसके बिल्कुल समीप होती है। इन विच द क्विकली पेरिशेबल आइटम आर प्रोड्यूस सच एज मिल्क एंड वेजिटेबल। ये कहता है इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा उन चीज़ों का उत्पादन होता है जो जल्दी से ख़राब होने वाली है, जैसे दूध है, सब्जियां हैं, इस प्रकार से। सो दिस बेल्ट इज़ एक्सपेंडेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मिल्क। ये मतलब जो बेल्ट है वो कितनी दूरी तक फैलेगी ये डिपेंड करता है कि उस एरिया के अंदर दूध की डिमांड कितनी है, यानी कि उसकी मांग कितनी है। एंड वेजिटेबल इन द सिटी, यानी कि दूध और सब्जी की मांग के आधार पर जो है ये पेटी निर्धारित होती है। सेकंड जो बेल्ट है, सेकंड एंड थर्ड, दिस इज अ बॉक्स ऑफ द वुड प्रोडक्शन। ये कहता है कि यहाँ पर जो वुड का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1826 के अंदर उसने जब वो अपना सिद्धांत दिया था और जिस एरिया के अंदर दिया तो वहाँ पर जो है सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो वो कहता है दूध और सब्जी के मुकाबले में उसके बाद की जो रिक्वायरमेंट है लोगों के बीच में वो लकड़ी की डिमांड ज़्यादा है। क्योंकि लकड़ी इमारती लकड़ी भी हो सकती है और ईंधन की लकड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये कहता है कि दूसरी बेल्ट के अंदर हमें वुड का प्रोडक्शन करना चाहिए। इन विच द फ्यूल वुड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टिम्बर, यानी ये कहता है कि यहाँ इमारती लकड़ी से जो ईंधन की लकड़ी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द सेल ऑफ द वुड गिव मोर वैल्यू देन ऑल अदर प्रोड्यूस एक्सेप्ट मिल्क एंड वेजिटेबल। ये कहता है इस बेल्ट के अंदर, यहाँ देखिए इस बेल्ट के अंदर, ये हम दूसरी बेल्ट के अंदर यदि लकड़ी का उत्पादन करते हैं तो ये मिल्क और सब्जी के मुकाबले, मतलब दूसरी फसलों के मुकाबले सब्जी और दूध को छोड़कर ज़्यादा ये बेनिफिट यानी कि प्रोडक्शन देगी। ये मतलब इससे ज़्यादा प्रॉफिट ये हमें होगा। ये देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट मिल्क एंड वेजिटेबल, तो यह लकड़ी के उत्पादन की पेटी है जिसमें ईंधन की लकड़ी इमारती लकड़ी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लकड़ी के विक्रय से दूध और साग सब्जी के अतिरिक्त बाकी सभी उपजों से अधिक मूल्य मिलेगा। यानी कि दूध और साग सब्जी जो है उसका मूल्य तो ज़्यादा रहेगा, इसके बाद में लकड़ी का जो उत्पादन है वही सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉफिट देगा बाकी दूसरे चीज़ों के मुकाबले। बेल्ट थ्री, ग्रेन इज प्रोड्यूस इन दिस बेल्ट। ये कहता है तीसरी जो बेल्ट है इसके अंदर हमें अनाज का उत्पादन करना चाहिए। इट इज़ ए बेल्ट ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन। ये गहन जीवन निर्वाह कृषि की पेटी होनी चाहिए जिसके अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिभूमि यानी कि विच नो फैलो लैंड इज लेफ्ट, कोई भी प्रतिभूमि इसके अंदर नहीं छोड़ी जाए, कि पूरे के पूरे जो खेत है उसके अंदर ग्रेन का उत्पादन होगा, अनाज का उत्पादन होगा। फोर्थ एंड फिफ्थ बेल्ट, फोर्थ बेल्ट में क्या कहता है, द ग्रेन इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस बेल्ट। ये कहता है यहाँ पर भी ग्रेन का उत्पादन होना चाहिए, बट ये कहता है लेकिन यहाँ पर जो इसका जो इंटेंसिटी है वो तीसरी थर्ड यानी कि जो तीसरी जो लेयर है या जो तीसरी जो बेल्ट है इससे कम होगी, बट द इंटेंसिटी इज लेस देन द थर्ड बेल्ट। अबाउट 14% ऑफ द टोटल लैंड इज लेफ्ट एज फैलो लैंड, यानी कि कुल भूमि का जो 14% है वो हमें प्रतिभूमि के रूप में छोड़ना चाहिए। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो वॉन थ्यूनेन की जो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो किस बेल्ट के अंदर जो है 14% फैलो लैंड को हम छोड़ते हैं, तो ये हमारी रहेगी चौथी प्रकार की, फोर्थ प्रकार की बेल्ट। इसके बाद में ये कहता है जो तीसरी प्रकार की सॉरी फिफ्थ प्रकार की जो बेल्ट है, पांचवी जो बेल्ट है, इसके अंदर यहाँ पर भी अनाज का ही उत्पादन होता है लेकिन यहाँ पर 33% भूमि को हम फैलो लैंड के रूप में छोड़ा जाना चाहिए और यहाँ पर हमें तीन प्रकार की जो है थ्री फील्ड सिस्टम यानी कि तीन खेत प्रणाली इसके अंदर पाई जाती है जिसमें अनाज का उत्पादन भी होता है, उसमें प्रतिभूमि भी छोड़ी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो बेल्ट है वो है सिक्स बेल्ट, बेल्ट नंबर 6। इसके अंदर वो कहता है कि हम एनिमल हस्बेंड्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरा जो हमारे इसके अंदर प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा चीज़, यानी कि इसके अंदर दो कमोडिटीज़ का उत्पादन होगा। पहला इसके अंदर है एनिमल और दूसरा है चीज़। वो कहता है एनिमल्स को हम पैदल चलकर बाजार तक ला सकते हैं जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होगा, और चीज़ यानी कि जो हमारा जो पनीर है वो हम मतलब उसका जो डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी वहन कर सकता है। तो लास्ट वाली जो बेल्ट है इसके अंदर उसने सजेस्ट किया है कि वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री
और चीज़ का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, और चीज़ एक पेरिसेबल आइटम है और इसकी मार्केट वैल्यू भी जाता है, इसलिए हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी वहन या सहन कर सकता है। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं कि वॉन थुनेन जो लैंड यूज बेल्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बेल्ट है, बेल्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये परसेंट ऑफ द टोटल आइसोलेटेड स्टेट, ठीक है। ये जो परसेंटेज 0.1% के अंदर ये कहता है टाइप ऑफ लैंड यूज किस प्रकार का, ये कैश एंड इंडस्ट्रीज है, प्रोडक्शन टू बी सेल्ड, कुछ प्रोडक्शन नहीं है यहाँ पर भी, कुछ नहीं, एग्रीकल्चर ऑपरेशन में भी कुछ नहीं है। लेकिन 1 किलोमीटर के बाद में ये कहता है कि क्योंकि 1 किलोमीटर यहाँ तक तो कुछ ज़्यादातर वो छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं या जो कैश का जो ट्रांजैक्शन चलता रहता है, और जो मार्केट सेंटर है उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन उसके बाद में 1 किलोमीटर की दूरी पर जाने पर क्या कहता है, सॉरी, इसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ द टोटल आइसोलेटेड स्टेट, उसका जो 1% है, वो कहता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के अंदर है, टाइप ऑफ लैंड यूज इसके अंदर मिल्क और वेजिटेबल का प्रोडक्शन किया जाता है। एग्रीकल्चर ऑप्शन की बात करें तो ये डेयरी है, ट्रक फार्मिंग है, इस प्रकार से। फिर 3% जो है यहाँ पर फॉरेस्ट है, जो हमें फ्यूल वुड और टिम्बर देते हैं। 3% के अंदर फिर इंटेंसिव क्रॉप्स है, रोटेशन है, जिसके अंदर रे एंड पोटैटोस को इसने ज़्यादा दिया है। उसके बाद में 4 नंबर पे बेल्ट की बात करें तो 30% के ऊपर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर राई का उत्पादन किया जाता है, एनुकुलेशन हेरफेर किया जाता है फसलों का, ठीक है। इसके बाद में फिर ये कहता है कि लास्ट वाली जो बेल्ट है, 5वीं बेल्ट, इसके अंदर भी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है, जिसका 34 से लेकर 44%। और यहाँ पर राई, एनिमल्स और इन चीज़ों का प्रोडक्शन किया है। इसी के अंदर जो तीसरे प्रकार की जो है हमें वो थ्री फार्मिंग बेल्ट देखने को मिलती है। उसके बाद ये था हमारा इसका मॉडल। अभी हम बात करते हैं इसका जो क्रिटिसिज्म की बात करें, इस मॉडल की क्या क्या क्रिटिसिज्म है। यानी कि अभी इसने जो अपना सिद्धांत दिया था, उसने उसने अजम्पशन मानी थी, आइसोलेटेड स्टेट हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गई, किसानों का मुख्य लाभ हो गया। उसके बाद में फिर दो नियम बताए, फिर अलग अलग बेल्ट यानी कि पेटियों का इसने जिक्र किया, ठीक है। और किस प्रकार से दूरी के अकॉर्डिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमने समझने की कोशिश की। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म में हम बात करें तो इसके अंदर वॉन थ्यूनर ने जो अपना जो सिद्धांत दिया उसमें कुछ कमियां रह गई है, कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। तो किन आधारों पर क्रिटिसाइज किया उसको हम बात करते हैं कि वॉन थ्यूनर डिड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि इन चीज़ों को उसने शामिल नहीं किया। सबसे पहला उसने लिया साइट, द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेस। साइट मतलब वो जगह होती है जहाँ पर कोई भी जो चीज़ पर्टिकुलर बिल्टअप होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई मार्केट सेंटर है जहाँ पर मार्केट बना हुआ, दैट इज द साइट। तो वो कहता है कि उस चीज़ को उसने कंसिडर नहीं किया। वेरिएशन इन टोपोग्राफी, वेरिएशन इन टोपोग्राफी का मतलब होता है कि वोन थ्यूने ने माना था कि कोई भी जो एकाकी प्रदेश है, आइसोलेटेड स्टेट है, उसके चारों ओर की जो क्लाइमेट है, रिलीफ है, दे ऑल आर सेम। बट ऐसा नहीं है। हमें क्या है, टोपोग्राफी के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। हो सकता है उस मार्केट सेंटर के एक साइड की जो भूमि है वो मतलब फर्टाइल हो सकती है, दूसरी साइड की जो भूमि है वो अनफर्टाइल हो सकती है, वहाँ की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। तो इस प्रकार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ ये जो सजेस्ट किया है वॉन थ्यूनर ने, जो अलग अलग जो बेल्ट्स है उनका बनना इस प्रकार से पॉसिबल नहीं है। क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्वालिटी ऑफ सॉइल की बात करें तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है या मिट्टी की जो मात्रा है या उसकी जो फर्टाइल अनफर्टाइल है, ये एक शहर के चारों ओर की यदि हम बात करें तो हमें अलग अलग देखने को मिलती है। कई बार हम गांव के अंदर जहाँ रहते हैं, वो एक गांव के एक साइड के अंदर तो भूमि अच्छी होती है, लेकिन दूसरी साइड के अंदर जो सैंडी टाइप की हो सकती है, या किसी के अंदर पानी की नमी की मात्रा कम हो सकती है। तो इस प्रकार से हम उन रिंग्स का मतलब बनने के पीछे जो थ्यूनेन ने जो अपना जो बताया है कि किस प्रकार से वो रिंग्स बनेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। यदि मिट्टी के अंदर चेंज आता है तो वो रिंग्स नहीं बन पाएंगे। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब वॉन थ्यूनेन ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो लगभग 1826 के अंदर दिया था। तो उस समय के हिसाब से तो वो उसने जो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स बताए थे वो घोड़ा गाड़ी या इस प्रकार से कार्ट वगैरह बताए थे, लेकिन वो आने वाले टाइम के अंदर जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट जो कोस्ट ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है
उनके बारे में वो अंदाज़ा लगाना भूल गया था। क्योंकि अब क्या है कि किसी भी स्थान पर कोई भी जो किसान है अपनी फसल को बेच सकता है, और अलग अलग जो है ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम आ चुके हैं, आज फेरिसेबल आइटम को हम दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जो भेज सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि जैसे रेफ्रिजरेशन की सुविधा से हम मतलब जो फल सब्जियां दूध मिल्क जो भी हमारे फेरिसेबल आइटम है उसको कई महीनों तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जो थुने ने नहीं बताया, जो कि इस मॉडल को एक मतलब बहुत बड़ी कमियां हम कह सकते हैं। चेंज इन द डिमांड और द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। आजकल क्या है, जैसे थुने ने बताया था कि इस रिंग्स के अंदर हमें मिल्क का उत्पादन करना चाहिए, यहाँ पर फिर हमें लकड़ी का उत्पादन करना चाहिए, यहाँ ग्रेन का उत्पादन करना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें आज नहीं है। चेंज इन डिमांड, आज लोगों की डिमांड जो चेंज हो गई है, बदल गई है। और प्राइस ऑफ कमोडिटी, लोगों को आजकल जो है कमोडिटी का प्राइस के बारे में ध्यान नहीं देते, लोगों को सिर्फ वो कमोडिटी चाहिए, वो उसके प्राइस के बारे में नहीं सोच सकते। आज जो उष्ण कटिबंध के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर सप्लाई की जा रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो रही है। आज लोगों के पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। तो पहले क्या होता था, लोग यानी कि जो किसान है वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जो है अपनी जो आइटम को सेल करते थे, और जिनके पास सिर्फ एक ही मार्केट सेंटर होता था। लेकिन आज जो है अलग अलग मार्केट सेंटर है, किसानों को जहां अपनी मर्जी फसल वो सेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में वो कोई किसी एक मार्केट सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं है। सोशल कस्टम्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, इसके साथ साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड सोशल जो कस्टम है, ये भी जो है कहीं ना कहीं इस मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं।